नमस्कार, मैं मनोज सुराजी। आप देख रहे हैं मिनी संसद। देश में इस समय बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं और एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। उस खबर को विस्तार से बताना और उसको सही तरीके से उसका विश्लेषण करना, ये मेरा प्रयास है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनोज ईपीएफओ पे वीडियो बनाओ, बहुत सारे लोग कहते हैं मनोज पेंशन पर वीडियो बनाओ, बहुत सारे लोग कहते हैं मनोज मजदूरों पर वीडियो बनाओ, बहुत सारे लोग कहते हैं मनोज श्रम कानून पर वीडियो बनाओ। तो उन सब की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए, उन सब की डिमांड को मानते हुए एक मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ। वीडियोस की सीरीज होगी और आने वाले या आ चुके नए श्रम कानून जो 4 लेबर कोड हैं उसके विषय में हम बात करेंगे और पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा। कुछ लोगों ने इसके प्रॉस बताएंगे, कुछ लोग इसके कॉन्स बताएंगे, कुछ लोग इसकी अच्छाई बताएंगे, कुछ लोग इसकी बुराई बताएंगे। मैं आपको एक स्पष्ट पिक्चर बनाने की कोशिश करूंगा जिससे आप समझ पाओ कि ये कानून क्या लाभदायक है, इससे फायदा किसका होगा। क्या देश के मजदूरों का इससे फायदा होगा? क्या औद्योगिक क्षेत्र का इससे फायदा होगा? क्या व्यापारी का इससे फायदा होगा? और क्या इन दोनों का इससे नुकसान होगा? क्या सिर्फ मजदूर का नुकसान होगा? क्या सिर्फ व्यापारी का नुकसान होगा? या फिर ये दोनों ही फायदे में रहेंगे, विन विन सिचुएशन रहेगी? या सरकार का इससे फायदा होगा? सरकार को क्या फायदा होगा? सरकार को क्या इससे नुकसान होगा? क्या जो श्रम कानून की वजह से बिजनेस करना आसान हो जाएगा? इन सब विषयों पर विस्तार से बात होगी और ये एक वीडियो की सीरीज है। मैं इसलिए करना चाहता हूं कि ईपीएफओ, इसमें बहुत बड़ा रोल है ईपीएफओ का। तो पेंशनर आप देखिए, इसको मैं जरूर कहूँगा कि आप देखिए, और जो लोग नौकरी करते हैं उनको भी देखना चाहिए कि उनके जीवन में किस तरीके से प्रभावित हो रहा है ये नया कानून, उनके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। इस विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे। उनके वेतन की बात करेंगे, उनके भत्तों की बात करेंगे, उनकी सामाजिक सुरक्षा की बात करेंगे, उनकी कार्य करने की शर्तों की बात करेंगे, ट्रेड यूनियंस की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे इनका रिश्ता रहेगा। हम हड़ताल की भी बात करेंगे कि हड़ताल के लिए क्या नियम बनेंगे। बहुत सारे नियम इन कानूनों के जरिए बनाए गए हैं और नया रूप दिया गया है। बहुत सारे विस्तृत कानून थे, लगभग 29 कानून थे जिनको मर्ज कर या जिनको समाप्त कर, मर्ज तो नहीं कहूँगा, समाप्त कर एक सरल कानून कह रही है सरकार। क्या ये सरल है? इस कानून की मंशा क्या है? इस कानून से क्या क्या आपको फायदे होने हैं या इस कानून से क्या क्या आपको नुकसान होने हैं, ये आप तय करिए। मैं इस कानून की एक एक बारीकी को आपसे परिचित कराऊंगा और मेरा प्रयास ये है कि वीडियो ऐसी बने कि आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। कुछ लेफ्ट विंग की वीडियो मिलेंगी जो लेफ्ट की नज़रिए से इस कानून को देख रहे होंगे, कुछ राइट विंग की वीडियो मिलेगी या सरकार के तरफ से वीडियो मिलेगी, वो सरकार की नज़र से इस कानून को देख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक समदृष्टि से कोशिश करूंगा कि इस कानून को देखा जाए। जहाँ पे इस कानून की अच्छाई है वहाँ पे इसकी अच्छाई बताई जाए, जहाँ पर ये कानून गलत हो रहा है या इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है वो भी दिखाया जाए और अंत में एक ऐसा निष्कर्ष निकाला जाए जिससे आपको भी पता चले कि आपके देश के अंदर आखिर कानून का मतलब क्या है और कानून कर क्या रहा है और अंत में इस कानून से अल्टीमेटली किसका फायदा होने वाला है। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। जब 90 के दशक के पास ग्लोबलाइजेशन का भारत में दौर शुरू हुआ तो ये कहा गया कि भाई भारत में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ इंस्पेक्टर राज था। यहाँ बहुत सारे ऐसे कानून थे जो मजदूरों की सुरक्षा के लिए, लोग कहते हैं मजदूरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए, लेकिन व्यापारियों ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कहा कि ये कानूनों की आड़ में काम को रोका जाता है, हड़तालें की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ईज ऑफ बिजनेस, जो भारत में बिजनेस करना आसान नहीं है, इसलिए बहुत सारी कंपनियों ने पूरी दुनिया में ऐसा कहा कि भारत, एक इंडेक्स भी आता है जिसमें कहा गया कि भारत व्यापार करने के मामले में भारत में सरल कानून नहीं है। तो ये कयावत थी कि कानूनों को सरल किया जाए और उसको ऐसा बनाया जाए, इतना लचीला बनाया जाए कि उसमें इंडस्ट्रीज का ध्यान रखा जाए, नए नए इन्वेस्टर का ध्यान रखा जाए और व्यापार का ध्यान रखा जाए, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया। लेकिन
समस्या ये थी कि अगर ज़्यादा व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे तो क्या मजदूरों के हित असुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, सैकड़ों 100 साल की लगभग की लड़ाई लड़ने के बाद ये कानून बने थे, जो 29 कानून थे। तो इनको कैसे, इनका जो मजदूरों ने लड़ कर संघर्ष कर सरकार का विरोध कर या सरकार से लड़कर जो अधिकार लिए थे, क्या वो डाइल्यूट हो जाएंगे? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। जो राइट विंग वाले हैं वो कहते हैं नहीं जी, लिबरलाइजेशन का दौर है, अब हमें बिजनेस में आज़ादी चाहिए और ज़्यादा कानून बनाएंगे, ज़्यादा इंस्पेक्टर राज बनाएंगे, ट्रेड यूनियंस की मनमानी ज़्यादा चलने देंगे, हड़ताल बार बार होने देंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। वहीं पे लेफ्ट वाले, उनका पक्ष है कि भैया हमको ना मजदूरों के हित सुरक्षित करने हैं, इस देश के मजदूर की मजदूरी सुरक्षित करनी है, उसको अधिकार दिलाना है, उसको सब चीज़ सुरक्षित करनी है। तो इन सब के बीच में कहीं ना कहीं ये नए श्रम कानून आए और इसकी बात हुई। अब हम बात करेंगे नए श्रम कानूनों को। तो 29 जो पुराने कानून थे उनको हटाकर, जोड़कर, या मैं कहूँगा उनकी जगह एक श्रम संहिता लाई गई, जिसे 4 लेबर कोड बोलते हैं। और ये चार तरीके से बांटा गया, इसको 4 हिस्सों में बांटा गया। जैसे 4 चैप्टर या 4 अध्याय ले लो, हर अध्याय में कुछ ना कुछ है। तो हम अध्याय वाइज आज तो हम समराइज कर रहे हैं कि भाई क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तब तक डिटेलिंग में जाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये जो 29 कानून है, इनको मिलाकर 4 समझ लो, 4 कोड बनाए हैं, या 4 कानून कह लो, या 4 अध्याय कह लो। एक ही कानून है, श्रम कानून, लेकिन उसके 4 चैप्टर हैं और उनको कोड कहा गया है। तो एक चैप्टर के अंदर या एक कोड के अंदर एक तरह के नियम है, दूसरे कोड के अंदर दूसरे तरह के नियम है, तीसरे कोड के अंदर तीसरे तरह के नियम है, और चौथे कोड के अंदर चौथे तरह के नियम है। तो सबसे पहला जो कोड बना है, या सबसे पहली जो संहिता बनी है, संहिता कहते हैं उसको, कहते हैं मजदूरी संहिता। पहली क्या है? मजदूरी संहिता, जिसे कहते हैं कोड ऑन वेजेस। तो वेजेस यानी जो आपका मजदूरी है वो कैसे मिलेगी, कितनी मजदूरी मिलेगी, आपकी मिनिमम सैलरी क्या होगी, आपका सैलरी क्या अलग अलग राज्यों, जैसे अलग अलग राज्यों में मिनिमम वेज तय होते हैं, दिल्ली में मिनिमम वेज कुछ है, तमिलनाडु में कुछ है, हरियाणा में कुछ है, क्या ये सब समाप्त होकर सेंट्रलाइज होगा, एक ही वेज न्यूनतम मजदूरी तय होगी, कैसे होगी? मजदूरी को सही तरीके से तय करना और मजदूरी से जुड़े हुए सारी चीजें इसमें आपको आएंगी। इसमें वेतन आएगा आपका, इसमें इसके अंदर आपका बोनस आएगा, इसके अंदर समान पारिश्रमिक की बात हो रही है, इसके अंदर मजदूरी का भुगतान, कि भाई कैसे मजदूरी का भुगतान होगा, और बहुत सारी चीजें आ रही है। तो ये वेतन हो गया, इसके अंदर बोनस हो गया, समान पारिश्रमिक हो गया और मजदूरी का भुगतान, ये 4-5 चीजें आएंगी। वेतन के लिए क्या नियम है ये भी मैं बताऊंगा विस्तार से पूरा। इसी पर जो नंबर 1 है, जिसको हम बोलते हैं कोड ऑन वेजेस, इस पर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं, और उसके अंदर न्यूनतम मजदूरी क्या है, क्यों ये कर दी गई, काम के घंटे क्या हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और क्या ओवर टाइम का क्या हिसाब किताब है, ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा। लेकिन समझ लो जो पहला कोड है, जो पहला चैप्टर है, वो आपकी मजदूरी के बारे में बात करता है, और उसका नाम भी है कोड ऑन वेजेस। तो आपको ये समझ में आएगा, इसे विस्तार से बताऊंगा, और फिर ये बताऊंगा कि या ये फायदे का सौदा है, किसके लिए फायदे का सौदा है, क्या मजदूरों के लिए फायदे का सौदा है, क्या इंडस्ट्री के लिए फायदे का सौदा है, या दोनों के लिए फायदे का सौदा है, या दोनों के लिए नुकसान का सौदा है, या सरकार के लिए फायदे का सौदा है, ये मैं जरूर बताऊंगा अगले वीडियो में, जो वीडियो पहला बनेगा मेरा। इसके बाद दूसरा जो वीडियो है उसको हम बोल रहे हैं, जो दूसरा कोड है उसको इन्होंने बोला है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, औद्योगिक संबंध संहिता। इंडस्ट्री का और मजदूरों का क्या रिलेशन रहेगा, इसमें ये सारी चीजें हैं। तो इसमें क्या है कि एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई, उसका, या एक मजदूर है और एक मालिक है, उसका संबंध को परिभाषित करती है। तो सबसे बड़ी जो ये है ना, तो इसमें जो 2 नंबर है कानून, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझना जरूरी है। इसमें हड़ताल की भी बात हो सकती है, इसमें ट्रेड यूनियंस की पावर की भी बात हो सकती है, इसके अंदर मजदूरों के राइट्स की बात हो सकती है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो औद्योगिक विवाद की बात हो सकती है। जैसे कोई विवाद हो जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो इससे वो निपटाया जाएगा। तो इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं ये हम
रोजगार की शर्तें क्या हैं, ये सब चीज इसमें आएगी। और तीसरी बात जो है, तीसरा जो कोड है, ये पेंशनर्स आपको जरूर सुनना चाहिए। इसके अंदर तीसरा कोड है, दूसरे कोड के अंदर तो विवाद हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, मतलब जो इस सबको बिजनेस को इफेक्ट करते हैं या कर्मचारी के हितों को सुरक्षित करते हैं या मजदूरों के हितों को सुरक्षित करते हैं, तो ये सब लोग इस वाले में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। और मैं इस पर कोई अपनी राय नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ बता दूंगा, जब एक पूरी वीडियो इस पर ही बताऊंगा कि भाई ट्रेड यूनियन का क्या रोल होगा, हड़ताल के लिए कितने दिन चाहिए होंगे, क्या जब ट्राइब्यूनल में बात चल रही होगी तो हड़ताल कर सकते हैं, ये सब इससे संबंधित है। जो आपका जो प्रोटेस्ट का राइट है, आपका जो विरोध का राइट है, उससे संबंधित इस सब में है। ये विवाद वाला ये जो सेकंड कोड है, जो चैप्टर है, उसमें वो वाली बात होगी। तीसरी जो बात होगी ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, और इसमें बात होगी भविष्य निधि की, प्रोविडेंट फंड की, इसमें बात होगी कर्मचारी की बीमा की, इसमें बात होगी ग्रेजुटी की, इसमें बात होगी असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए ऐसे 9 कानून हैं, इन सबको जोड़कर बना दिया गया है। तो इसमें ESIC जिसे बोलते हैं कि आपकी जो स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ESI शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ESI कटता है एक, जिससे आपको आपके स्वास्थ्य का एक बीमा की तरह होता है कि आप अस्पताल में जाके इलाज करा सकते हैं। उस विषय में क्या अपडेट है, ये तीसरे चैप्टर में वो कैसे चलेगी। और EPFO समझ लो, EPFO वही सफेद हाथी जो आपकी पेंशन का पैसा डकार के बैठा हुआ है, और जिस EPFO का दायरा बढ़ने वाला है, यानी कि जो ऐसी संस्थान जिसने अभी तक एकदम बेकार आउटपुट दिया है, उसका दायरा बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। और उसको कितना फायदा होने वाला है, आपको क्या फायदा होगा वो मुझे नहीं पता। आपकी क्या पेंशन बढ़ेगी, आपकी क्या प्रोविडेंट फंड बढ़ेगा, ये भी बताऊंगा। लेकिन EPFO का क्या फायदा होगा ये बताऊंगा, क्योंकि EPFO का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। इसके बाद असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं, लगभग EPFO की पहुंच जो अब तक 7 करोड़ है, 50 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रख रही है सरकार के। 50 करोड़ लोग इस EPFO के दायरे में आ जाएं, और उनको ये EPFO जो सामाजिक सुरक्षा देता है, सरकार ऐसा कह रही है वो करेगा। तो ये कितनी सामाजिक सुरक्षा देगा, कितना फायदा देगा, पेंशन का क्या प्रावधान रहेगा, ये सब इस तीसरे चैप्टर में है, ये मैं बताऊंगा। और चौथे चैप्टर के अंदर जो है, जो चौथे चैप्टर का नाम भी मैं बता दूं, तीसरे चैप्टर का नाम तो है ही आपको कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, और चौथे चैप्टर का नाम है OSHWC कोड, जिसको बोलते हैं व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें, ठीक है, संहिता। तो इसमें क्या होगा, व्यवसाय से जुड़े हुए कार्य क्या, कैसे काम होगा, और उसकी शर्तें क्या हैं, काम करने की शर्तें क्या होंगी, किस आधार पे काम करेंगे। इसमें 13 पुराने कानून है, अलग अलग केंद्रीय कानून है, 13 पुराने कानून, उनको हटाकर ये लाया गया है। और महिलाओं को क्या रात में काम करने का अवसर मिलेगा, मतलब काम करने का सारा एटमॉस्फेयर कैसा होगा, उसकी शर्तें क्या होगी, उसकी स्वास्थ्य की जिम्मेवारी क्या होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट या जो एम्प्लॉयर है उसकी क्या जिम्मेवारी होगी, और कैसे उस पर लागू होगा, और बहुत सारे मतलब उस पर क्या दंड का प्रावधान है, शर्तें, अगर इन सब चारों चीज कानून है, इसको पालन नहीं होता तो उस पर क्या दंड का प्रावधान है, ये सब चीजें बातें होंगी। अब कोई इसे लेफ्ट के नजरिए से देख रहा है, कोई इसे राइट के नजरिए से देख रहा है, लेकिन मैं इसे सेंटर के नजरिए से देखने की कोशिश करूंगा। और आपको जो श्रम कानून है, नए श्रम कानून या 4 लेबर कोड, उसको बताऊंगा, और सरकार की क्या मंशा है, मजदूर को क्या मिलेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या मिलेगा, और क्या इससे नया हो जाएगा, ईज ऑफ बिजनेस क्या हो जाएगा इससे। और एक और बात, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बहुत बात होती है, ठेकेदारी प्रथा की बहुत बात होती है, आउटसोर्सिंग की बहुत बात होती है कि सब भैया आउटसोर्स कर दो, सरकारें बाहर काम दे रही हैं, कंपनियां भी बाहर काम दे रही हैं, किसी तीसरे दलाल को बिठाती हैं, उससे काम कराती हैं। और दलाल और भी खतरनाक होता है, वो लोगों की न्यूनतम मजदूरी तो छोड़िए, मजदूरी नहीं देता, 2-2, 3-3 महीने की मजदूरी मार लेते हैं। तो इस सब पर क्या फर्क पड़ेगा, ट्रेड यूनियनों की रिलेवेंस क्या रहेगा, क्या उनकी मनमानी चलेगी या फिर उनका जो अच्छा काम है वो चलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं बताऊंगा और विस्तार से बताऊंगा। सीरीज है वीडियो की, नया एक्सपेरिमेंट है और देश से जुड़े हुए मुद्दों को समझने की कोशिश है।
जितना मैं समझ पा रहा हूँ, और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितना समझा। कुछ लोग राइट लिखेंगे, कुछ लोग लेफ्ट लिखेंगे, लेकिन उसी से बीच का रास्ता निकलेगा और फिर समझ में आएगा कि आखिर ये कानून क्या सबके हित में है। क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने वाले लोगों को इस देश के अंदर मजदूर का भी हक सुरक्षित करना है, व्यापारी का भी हित सुरक्षित करना है, और इन दोनों का हित सुरक्षित करते हुए सरकार को अपना भी हित सुरक्षित करना है। लेकिन कहीं इन दोनों का हित मार के सरकार अपना हित सुरक्षित कर ले या किसी एक का हित सुरक्षित कर दे या कहीं भी डिसबैलेंस कर दे, तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि बड़ी मेहनत से हमें 29 कानून मिले थे, कोई आसानी से नहीं मिले हैं। अब उनको अगर हटा रहे हैं तो नया क्या लाए हैं, ये चर्चा की बात है, ये विषय की बात है, ये समझने की बात है, और इसी समझने की कोशिश में मैं लगा हूँ। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।